गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में मैं क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो राहुल सर कर रहे हैं, इसीलिए सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स को हम शुरू करते हैं। आप लोग वन बाय वन करके इसे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मैं अभी तक इसलिए नहीं शुरू कर पाया था क्योंकि केमिस्ट्री बिना बोर्ड का हम शुरू नहीं कर सकते थे। अब ये हो गया है तो मैं केमिस्ट्री भी शुरू कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सभी टॉपिक को रीराइट करके अपने नोट्स को भी तैयार करेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट्स में इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एसिड बेस एंड साल्ट्स के बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करना है। हम लोग 7th क्लास में भी एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा डिटेल्स में आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। ये चैप्टर 2 है, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या समझना है, थोड़ा सा इस चीज को समझें। आप जानते होंगे कि अभी तक 115 और किसी किसी पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है जिसमें कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री में आप इन डिफरेंट एलिमेंट्स से बनने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कार्बन के 60 लाख से ज़्यादा कंपाउंड बन चुके हैं और ना जाने रेस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं उससे कितने तरह के एलिमेंट्स बने हुए हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स के बारे में अगर हम प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करें तो इन सभी एलिमेंट्स से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं इस नेचर में, उन सभी कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया गया है उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर, उनके नेचर के आधार पर। तो उस नेचर के हिसाब से भी देखें तो जितने भी तरह के कंपाउंड्स हैं उस सभी कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और वही तीनों ग्रुप्स एसिड, बेसिस और साल्ट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक कंपाउंड्स की अपनी प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली वो सभी कंपाउंड्स में से कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे और कुछ साल्ट होंगे। साल्ट में जनरली न्यूट्रल कंपाउंड्स आते हैं जो ना तो एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स को इसी 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इसी के बारे में आपको स्टडी करना है यहाँ कि एसिड्स, बेस और साल्ट्स में किन किन कंपाउंड को कैटेगराइज करते हैं और क्यों करते हैं, इसका क्या बेस रहा है। तो इस तरीके से ये जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी को उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे कि 115 और 17 एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के बाद इससे जितने भी तरह के कंपाउंड्स बने, ऑल कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। दैट ग्रुप्स इज एसिड, बेस एंड साल्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, दैट इज इंडिकेटर। वैसे भी इंडिकेटर का हिंदी रूपांतरण होता है सूचक। सूचक का मतलब है कि किसी भी कंडीशंस या सब्सटेंस के नेचर या किसी भी चीज को बताने वाला जो इन्फॉर्मर होता है ना, उसी को इंडिकेटर कहते हैं। जैसे आपके घर में बिजली आती है और किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का
आपने स्विच ऑन नहीं करके रखा हुआ है, सभी स्विच ऑफ है, तो आपके बोर्ड में एक रेड कलर की बल्ब जलती रहती है, जिसे आप वैसे भी गौर करें तो उसको इंडिकेटर कहते हैं। मीन्स व्हाट, वो बता देता है आपको कि अभी लाइन आई हुई है, यानी आपके घर में लाइन है, यानी अब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इंडिकेटर का बेसिक मीनिंग यही है, क्योंकि ये इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशंस में डालेंगे आप, यानी किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन है आपके पास, तो इस इंडिकेटर के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो ऐसे सब्सटेंस को आप इंडिकेटर कहेंगे। एक्चुअली इंडिकेटर एक डाई है, डाई मीन्स कलर है, जो अपने कलर चेंजिंग के थ्रू कंपाउंड्स के नेचर को बता देता है कि गिवन सब्सटेंस और सॉल्यूशंस आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। So we can define indicator. An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. कहने का मतलब कि इंडिकेटर एक डाई है, अगर आप इस डाई को किसी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलर चेंजिंग के थ्रू आपको बता देगा कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड अनदर वे वी कैन से दैट इट इज दैट सब्सटेंस व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन दैट गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजेस इट्स कलर। यानी आप इसको ये बता सकते हैं कि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कलर चेंजिंग के थ्रू कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक। एसिड, बेस और साल्ट्स को पढ़ने से पहले हमें इंडिकेटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? तो इसी के एप्लीकेशन से आप इनिशियली समझ सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। जब आपको उसके एसिडिक और बेसिक होने का पता चल जाता है, देन आफ्टर आपको उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना आसान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी स्टडी इंडिकेटर before the study of the topic acids or bases. अब इसी इंडिकेटर के क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे यहाँ पर। वैसे तो इंडिकेटर के रिसोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस रिसोर्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब हम एक एक करके नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में समझें। नेचुरल इंडिकेटर्स में 2 टाइप्स आते हैं, डाई बेस और स्मेल बेस। यानी इसको भी आप कैटेगराइज करना चाहें तो 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। डाई बेस का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंडिकेटर का जो कलर होता है उस कलर के बेस पर आप नेचुरल इंडिकेटर, यानी इसका रिसोर्स तो नेचुरल होगा लेकिन उसमें एक डाई बेस है, यानी उसके कलर के आधार पर आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। और दूसरा स्मेल, यानी यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, जो स्मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब डाई बेस में आप देखें तो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने लिटमस पेपर लिखा है। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर्स है और ये नेचुरल इंडिकेटर आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में कलर चेंजिंग के थ्रू बता देगा। क्यों? कि अगर लिटमस पेपर के ऊपर आपने एसिडिक सॉल्यूशन का 1-2 ड्रॉप डाल देंगे तो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है तो उस ब्लू कलर के लिटमस को एसिड जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो रेड लिटमस के ऊपर अगर आप डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन यानी बेस ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा।
तो यहाँ पर कलर चेंजिंग के थ्रू ये बता देगा कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। यानी लिटमस पेपर आप दो तरह से तैयार करेंगे, दो कलर का होगा, एक रेड लिटमस रेड कलर का और एक ब्लू लिटमस जो ब्लू कलर का होगा। एक्चुअली लिटमस लाइकेन फैमिली जो थैलोफाइटा ग्रुप से आता है उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। अगर इनिशियली हम इस लिटमस को देखें तो इसका जो नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर इसका पर्पल होता है। अब इस पर्पल कलर में हम दो तरीके से लिटमस पेपर बनाते हैं, खुद से आर्टिफिशियली बनाते हैं। एक्चुअली करते क्या है कि इसी लिटमस एक्सट्रैक्ट में जो पर्पल कलर का है उसमें एक को हम रेड डाई मिला के रेड कलर में बदल लेते हैं और दूसरे में ब्लू डाई मिला के ब्लू कलर में बदल लेते हैं। देन आफ्टर उसको हम एक पेपर के ऊपर लगा लेते हैं और उसी पेपर का कटिंग करके हम उस स्ट्रिप को बोलते हैं लिटमस पेपर। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज है कि अगर ब्लू पेपर के ऊपर आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक उसी तरीके से ब्लू लिटमस के ऊपर अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला है तो उसमें कोई चेंजिंग, ब्लू लिटमस में तो चेंज आएगा, ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर रेड लिटमस के ऊपर आपने एसिड डाला तो फिर उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर वहां पर आपने बेसिक सॉल्यूशन को डाल दिया तो फिर वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। याद यहां पर ये रखना है कि इस लिटमस पेपर का फॉर्मेशन हम करते हैं लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से जो थैलोफाइटा के फैमिली से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा प्लांट्स किंगडम के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि पूरे प्लांट किंगडम को 5 क्लास में डिवाइड किया था आपने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो उसी में से जो सबसे बेसिक इनिशियल थैलस बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी फैमिली से ये लाइकेन बिलोंग करता है और उसी लाइकेन के एक्सट्रैक्ट से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। हम लोग के डेली लाइफ में यूज आने वाले कुछ स्पाइसेस जैसे टर्मरिक की मैं बात करूं जिसे आप हिंदी में हल्दी कहते हैं, तो ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करेगा। एक्चुअली आप देखें तो टर्मरिक नेचुरली येलो कलर का डाई होता है। अगर इस येलो कलर के डाई पर जहां पर कहीं पर भी टर्मरिक का स्पॉट बन गया है, मान लीजिए खाते समय कुछ भी स्पाइसेस आपके बॉडी के ऊपर खाते समय सब्जी गिर गया है तो वो येलो कलर का स्पॉट आपके कपड़े पर आ जाता है, तो उसको भी आप इंडिकेटर के तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आप गौर करेंगे कि अगर उस टर्मरिक लगे हुए क्लॉथ को आपने बेसिक सॉल्यूशन किसी सर्फ से या सोप से आपने उसे वॉश करना चाहा तो आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ब्राउन रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टर्मरिक एक इंडिकेटर के तरह है, क्योंकि अगर इसको बेस के साथ आप मिलाएंगे यानी इसके ऊपर बेस आप डालेंगे तो इसका कलर डार्क ब्राउन कलर में हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसी टर्मरिक के ऊपर आपने एसिड डाला तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती। इसका मतलब ये है कि टर्मरिक आपको एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक का येलो कलर चेंज होके डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा जिसे आप रेडिश ब्राउन कहते हैं, और एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इससे हम यहाँ पर टर्मरिक का यूज इंडिकेटर के फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट डाई बेस जो है वो है कैबेज एक्सट्रैक्ट। अगर कैबेज एक्सट्रैक्ट को देखें तो इसका जूस रेड कलर का होता है और इस रेड कलर के जूस को आप अगर यूज करें तो फिर आप देखेंगे कि अगर इस एक्सट्रैक्ट में अगर आपने एसिड को मिलाया है तो इसका कलर
और डार्क रेड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपने बेसिक सॉल्यूशन मिलाया तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, जो इंडिकेट कर देगा कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। यानी कैबेज जो लाइट रेड होता है उसमें अगर आपने एसिड मिलाया तो ये डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस आपने मिलाया तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से कलर चेंजिंग के थ्रू आपको ये बेसिस बता देंगे कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर आपको एसिड और बेस को पहचानने में मदद करेगा। नेचुरल इंडिकेटर्स का दूसरा टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी स्मेल के थ्रू। यानी इसका आधार क्या है, बेस क्या है, स्मेल। यानी स्मेल के थ्रू भी आप पहचान सकते हैं कि कोई सब्सटेंस इंडिकेटर, यानी ये सब्सटेंस जो है ओनियन एंड वेनिला, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम करता है। क्यों? तो ओनियन और वेनिला की अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है। इसी स्मेल को हम यूज इंडिकेटर के तरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर ओनियन का जो स्मेल है उसमें आपने एसिड डाला तो ओनियन की स्मेल वैसे ही रहेगी, यानी ओनियन की स्मेल वहाँ से हटेगा नहीं। मान लीजिए आपके हाथ में या आपके क्लॉथ में कहीं पर भी ओनियन का स्मेल है, तो आप अगर चाहेंगे तो इसे एसिड से हटाने की कोशिश करेंगे तो एसिड का यूज करने से इसकी स्मेल नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि जिस सॉल्यूशन का आपने यूज किया है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि उस सॉल्यूशन से ओनियन का स्मेल नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने किसी बेसिक सॉल्यूशन, जैसे सिंपल वे में हम देखें कि प्याज को काटने के बाद अगर आप अपने हाथ को सोप से साफ करते हैं तो सोप से साफ करने के बाद आप देखेंगे कि वो स्मेल आपके हाथ से चली जाएगी। इसका मतलब है कि डिसअपियरिंग द स्मेल ऑफ ओनियन इज प्रूफ दैट द सोप इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेस के साथ इसकी स्मेल गायब हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये ओनियन स्मेल भी आपको एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर का काम करेगा। नेक्स्ट है वेनिला। वेनिला का भी अपना फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होता है। उसमें भी देखेंगे आप कि एसिड के साथ इसकी फ्रेग्रेंस, एसिड का यूज करने से इसका फ्रेग्रेंस डिसअपियर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेस का यूज किया तो उस बेस का यूज करते ही इसकी अपीयरेंस गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि वेनिला फ्रेग्रेंस का भी आप यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। तो इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स में एक डाई बेस हो गया और दूसरा स्मेल बेस हो गया। डाई बेस में मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड कैबेज एक्सट्रैक्ट का, जबकि स्मेल बेस में मैंने 2 लिया है, ओनियन एंड वेनिला का। इसमें गौर करने की एक बात यह है कि इसमें सिर्फ लिटमस पेपर ही ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ कलर चेंजिंग करता है। बाद बाकी ये जितने भी हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ कलर चेंज करता है या स्मेल इसका गायब होता है। बाद बाकी एसिड के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन याद ये रखना होगा सिर्फ लिटमस पेपर, क्योंकि ये दोनों के साथ कलर चेंज करता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसमें मैंने 2 का नाम लिया है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। तो ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन को देखें तो ये केमिकल से बना हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज का अपना जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ये भी इंडिकेटर का काम इसलिए करेगा कि अगर मिथाइल ऑरेंज में आपने एसिडिक सॉल्यूशन को डाल के मिक्स किया है तो उस मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, यानी ये रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर बेस के साथ आपने यूज किया है तो बेस में ये देगा ऑरेंज कलर, यानी ये मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ये 2 कलर देता है एसिड एंड बेस के साथ।
एसिड का कलर रेड हो जाएगा, जबकि बेस का कलर येलो हो जाएगा। बेस के साथ ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मिथाइल ऑरेंज दोनों के साथ कलर चेंजिंग करेगा। नेक्स्ट है फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन एक कलरलेस सॉल्यूशन है। इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर आपने एसिड डाला तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन अगर आपने इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला है तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक में। तो इस तरीके से फिनोल्फथालीन की हम बात करें तो ये बेस का कलर चेंज कर देता है किसमें, पिंक कलर में, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन के बारे में आपने समझ लिया है कि ये किस तरीके से इंडिकेट कर सकता है या करता है कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। लास्ट में है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसको डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे जब पीएच स्केल के बारे में समझेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है इसीलिए यहाँ पर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन करना जरूरी है। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में जानेंगे कि इसमें 0 to 14 तक का स्ट्रेंथ किया गया है। सोरेनसन ने इसका डिस्कवरी किया था, तो उसमें 0 to 7 के बीच में एसिड है एंड 7 to 14 के बीच में बेसिस है। यानी अगर पीएच स्केल पर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल होता है। तो उस पीएच स्केल पर वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने कलर में चेंज होता है, और उसी कलर को चेंज करने वाले जो इंडिकेटर्स हैं दैट इंडिकेटर्स इज नॉन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट पीएच वैल्यू के हिसाब से अपने कलर को चेंज करता है, क्योंकि ये मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, जिसकी अपनी अपनी पीएच वैल्यू के हिसाब से कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है, और उसी कलर चेंजिंग के साथ वो किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को भी बता देगा। गौर करें कि इससे पहले मैंने जितने भी इंडिकेटर्स के बारे में बताया आपको, उसमें किसी में भी मैंने एसिड के स्ट्रेंथ की बात नहीं करी। सिर्फ वहां पर कलर चेंज के थ्रू सिर्फ ये पता चल सकता है कि गिवन सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ये पता चलेगा। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक के साथ साथ उसके स्ट्रेंथ को भी बता देता है पीएच स्केल पर। इसीलिए सबसे वाइटल जो इंडिकेटर्स है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक नेचर के साथ साथ उसके स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। तो इस तरीके से हमने आज इंडिकेटर्स का क्लासिफिकेशन किया, डिफरेंट इंडिकेटर्स का रिसोर्स और उसका एप्लीकेशन पढ़ा, और किस तरीके से ये एसिड और बेस में किस तरीके से कन्वर्ट करता है, कैसे बताता है कलर चेंजिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब आप आज के क्लास का जो नोट्स है वो इंट्रोडक्शन से लेके क्लासिफिकेशन तक, कौन से इंडिकेटर्स एसिड के साथ कौन सा कलर देगा, बेस के साथ कौन सा कलर देगा, तो इस तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को आज के नोट्स में लिख लेंगे। अगले क्लास से मैं एसिड शुरू करूंगा और आप वहां पर एसिड्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक ये सभी नोट्स को बना के, यानी इस नोट्स को कंप्लीट करके आप पढ़ें। इससे किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से गूगल क्लासरूम से जुड़ के आप पूछ सकते हैं, फिर मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।